नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी डीएलआई के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारतीय दूतावास के मुताबिक नेपाल सीमा पर भारत का पक्ष सर्वविदित, सुसंगत और स्पष्ट है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 5 सूत्री सुधार एजेंडा का सुझाव दिया। भारत के पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात ऑर्डर में फिलीपींस ने $374 मिलियन के अनुबंध को मंजूरी प्रदान की। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के लिए संशोधित दिशा निर्देश और मानदंड जारी किए और विदेश मंत्री की श्रीलंका के वित्त मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी डीएलआई के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने अपनी डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत 100 घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से आवेदन मंगाए हैं। ये भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग तंत्र के विकास के लिए हाल ही में स्वीकृत कार्यक्रम का एक भाग है। डीएलआई योजना का उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कम से कम 20 घरेलू कंपनियों की फंडिंग करना है। इसके तहत उन्हें अगले 5 सालों में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने में सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रालय के तहत एडवांस कंप्यूटिंग विकास केंद्र एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। डीएलआई योजना के 3 घटक हैं। पहला है चिप डिजाइन के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन, जिसके तहत सीडेक इंडिया चिप सेंटर की स्थापना करेगा। इसके माध्यम से अत्याधुनिक डिजाइन के लिए बुनियादी ढांचे का प्रबंधन किया जाएगा। साथ ही समर्थित कंपनियों तक इसकी पहुंच को सुविधाजनक भी बनाया जाएगा। दूसरा है उत्पादन डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन। इसके तहत स्वीकृत आवेदकों को उनके कुल खर्च के 50% तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ये प्रति आवेदन 15 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन होगी। और तीसरा घटक होगा डिप्लॉयमेंट से संबद्ध प्रोत्साहन के बारे में। इसके तहत 5 वर्षों में निवल बिक्री टर्नओवर के 6% से 4% तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन प्रति आवेदन 30 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन है। ये उन आवेदकों को प्रदान किया जाएगा जिनके सेमीकंडक्टर डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में उपयोग किए गए हैं। इस योजना के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के विकास को सुगम बनाना, सेमीकंडक्टर सामग्री में महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण प्राप्त करना, इससे आयात कम करने और मूल्य बढ़ाने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिजाइन से जुड़े बुनियादी ढांचे तक पहुंच को सुगम बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक आंतरिक सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद से संबंधित है। भारतीय दूतावास के अनुसार नेपाल सीमा पर भारत का पक्ष सर्वविदित, सुसंगत और स्पष्ट है। हाल ही में नेपाल में लोगों के बीच ये असंतोष फैल गया है कि भारत नेपाल के सीमा क्षेत्रों में निर्माण कार्य कर रहा है, इसलिए भारतीय दूतावास ने ये स्पष्टीकरण दिया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक रैली में लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा किए गए सड़क निर्माण का उल्लेख किया था। भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा तथा बिहार के सुस्ता क्षेत्रों को लेकर असहमति बनी हुई है। नेपाल सीमा रेखा के निर्धारण के लिए वर्ष 1816 की सुगौली की संधि को ही एकमात्र प्रामाणिक दस्तावेज मानता है। ये संधि काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सुगौली की संधि काली नदी को भारत के साथ उत्तर पश्चिमी सीमा के रूप में चिन्हित करती है। काली नदी को नेपाल में महाकाली कहा जाता है। हालांकि दोनों देश काली नदी के उद्गम स्थल की अलग अलग रूप से व्याख्या करते हैं। नेपाल के मुताबिक नदी उच्च हिमालय में लिम्पियाधुरा से निकलती है। ये इसे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करती है। और भारत के मुताबिक नदी कालापानी गांव से निकलती है। इस दृष्टिकोण से नेपाल का क्षेत्रीय दावा कम हो जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र का और भी महत्व है। तीर्थयात्री और पर्यटक कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करते हैं और लिपुलेख दर्रे की ऊंचाई भारत को चीनी गतिविधियों की निगरानी में सहायता प्रदान करती है। तो इसलिए सामरिक दृष्टि से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 5 सूत्री सुधार एजेंडा का सुझाव दिया। FCI के 58वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए मंत्री ने FCI की प्रगति में सुधार लाने के लिए 5 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। खाद्य मंत्री के मुताबिक लोग FCI को एक अक्षम और भ्रष्ट निकाय मानते हैं। लोगों के सामने इसे एक गतिशील, समावेशी और ईमानदार निकाय के रूप में प्रस्तुत करना होगा। खरीद से लेकर वितरण तक एंड टू एंड तकनीकी समाधानों को एकीकृत करने पर ध्यान देना होगा। इससे परिचालन दक्षता आएगी और रिसाव मुक्त वितरण सुनिश्चित होगा। इसके अलावा संकटग्रस्त किसान या किसान उत्पादक संगठन की समस्या के तुरंत समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना, साथ ही आधुनिक बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स के लिए योजना बनाना और भारत को फूड हब बनाने के लिए विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना। FCI की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी, जिसमें शामिल है किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन गतिविधियां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना। और आइए अब आपको बताते हैं कि FCI के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। भारतीय खाद्य निगम के लिए चावल की कीमत वर्ष 2021 में बढ़कर 37 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं की आर्थिक लागत 27 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि वर्ष 2013-14 में चावल 26 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं की लागत 19 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके अलावा मौजूदा अनाज का स्टॉक बफर स्टॉक के मानदंड से ज्यादा है, इससे खर्च ज्यादा होता है। एक अनुमान के मुताबिक PDS में लगभग 46.7% खाद्यान्न लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। अगली खबर परिवहन एवं अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के लिए संशोधित दिशा निर्देश एवं मानदंड जारी किए। इनका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के शीघ्र प्रसार को सक्षम बनाना है। ये संपूर्ण EV प्रणाली को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ उत्सर्जन की तीव्रता में कमी लाने में भी सहायक होंगे। संशोधित दिशा निर्देश वर्ष 2019-20 में जारी किए गए दिशा निर्देशों का स्थान लेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं नए दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं। इसके तहत सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना का चरणबद्ध निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए चरण 1 के तहत 1 से 3 वर्ष लगेगा। इसके अलावा राज्य की राजधानियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों जैसे बड़े शहरों के लिए चरण 2 के तहत 3 से 5 वर्ष का समय लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहन स्वामी अपने मौजूदा विद्युत कनेक्शन का उपयोग करके अपने निवास या कार्यालय पर अपने वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। नए नियमों में राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए उत्साहवर्धक दरों पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन द्वारा लाए जाने वाले सेवा शुल्क की उच्चतम सीमा तय करेगी और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो राज्य नोडल एजेंसियों के परामर्श से सभी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगा और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ही उसका रखरखाव भी करेगा। आइए अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना में वृद्धि के लिए कौन कौन सी पहलें आरंभ की गई हैं। इसके लिए नीति आयोग ने EV चार्जिंग अवसंरचना के निर्देशन के लिए एक हैंडबुक जारी की है। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए विद्युत को सेवा के रूप में बेचने की अनुमति दी है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना यानी FAME 2 के तहत EV चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि इन सभी प्रयासों के बावजूद EV चार्जिंग अवसंरचना में कई प्रमुख बाधाएं भी हैं, जैसे कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश को लेकर अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, कम क्षमता उपयोग है, वित्त की लागत उच्च है। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों के पास कोई भी अधिदेश नहीं है और EV टैरिफ में फिक्स डिमांड चार्ज है। इसके अलावा विद्युत के बुनियादी ढांचे के विकास की लागत के समाज के प्रति अनुकूल होने के लिए किसी भी तंत्र का न होना एक प्रमुख बाधा है। प्रबंधित चार्जिंग ढांचे और कार्यों की कमी है। मांग की पूर्ति के लिए विद्युत बाजार में भाग लेने के लिए चार्जिंग सेवा प्रदाताओं के लिए विनियामक ढांचे का अभाव है। इसके अलावा भूमि की पहचान और आवंटन एक प्रमुख मुद्दा है और प्रशासनिक मंजूरी से संबंधित मुद्दे भी विद्यमान हैं।
अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। भारत के पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात ऑर्डर में फिलीपींस ने $374 मिलियन के अनुबंध को मंजूरी प्रदान की। फिलीपींस के अलावा कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है। इनमें से इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ वार्ता अंतिम दौर में है। ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सहयोग है। इसे सतह और समुद्र आधारित लक्ष्यों के विरुद्ध स्थल, समुद्र और वायु से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक दूरी सीमा को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 350 से 400 किलोमीटर किया जा रहा है। ब्रह्मोस नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया है। हाल के वर्षों में सरकार ने रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें शामिल है भारतीय रक्षा उद्योग को सैन्य साजो सामान के निर्माण का अवसर प्रदान करने के लिए सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार का शुभारंभ किया गया है। पूंजीगत उपकरणों की खरीद के लिए खरीद श्रेणी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित किया जा रहा है और रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक और सरकारी मार्ग द्वारा 100% तक बढ़ा दिया गया है। यदि स्वदेशीकरण के लाभों की बात करें तो इससे आयात निर्भरता में कमी आएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रोजगार का सृजन होगा और सैन्य बलों के बीच अखंडता और संप्रभुता आदि का लाभ होगा। विदेश मंत्री की श्रीलंका के वित्त मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। चर्चा के प्रमुख विषयों में श्रीलंका में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश तथा इंजन और भोजन के लिए 2 क्रेडिट लाइनें शामिल थीं। ये दोनों देशों के बीच लघु और मध्यम अवधि के सहयोग के लिए 4 स्तंभों के अनुरूप हैं। इन स्तंभों को हाल ही में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गहन करने के लिए तैयार किया गया था। भारत और श्रीलंका संबंधों में वाणिज्यिक संबंधों की बात करें तो श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क देशों में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। वर्ष 2000 में एक भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता लागू किया गया था। वहीं विकासात्मक सहयोग की बात करें तो श्रीलंका भारत द्वारा दिए जाने वाले विकास ऋण के प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में से एक है। उदाहरण के लिए सुनामी से क्षतिग्रस्त हुए कोलंबो मटारा रेल लिंक के लिए ऋण दिया गया था। और तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है आर्थिक और अवसंरचना में सहयोग का। इसके तहत त्रिंकोमाली बंदरगाह और तेल टैंक फार्मों का विकास, कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए संयुक्त भारत जापान समझौता आदि। सहयोग के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच पड़ोसी देश होने के नाते कुछ मुद्दे भी विद्यमान हैं, जैसे कि मछुआरों से संबंधित मुद्दा। ये विशेष रूप से पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी में है। ये दोनों देशों के जल क्षेत्र की निकटता की वजह से है, जिस वजह से मछुआरों के मार्ग भटक जाने की घटनाएं आम हैं। इसके अलावा दूसरा मुद्दा है चीनी आधिपत्य का। श्रीलंका ने सामरिक महत्व का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंप दिया है, जिस वजह से भारत को आए दिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगला मुद्दा है नृजातीय मुद्दा। सिंहली बहुसंख्यकों और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है। इसने हाल के दशक में द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर किया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की, जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2021 में संसद की तुलना में राज्य विधानमंडलों में कम बैठकों के बारे में। हाल ही में द हिंदू ने 9 राज्यों की विधानसभाओं के कामकाज का विश्लेषण किया है और विश्लेषण में ये पाया गया है कि वर्ष 2021 में इन राज्यों की विधानसभाओं की मात्र 11 से 43 दिनों तक ही बैठक हुई थी। वर्ष 2020 में संसद की कुल 33 दिन बैठक हुई थी। वर्ष 2021 में इसमें बहुत कम सुधार होकर केवल 58 दिन ही बैठक हुई थी। संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों ने इसके लिए प्राथमिक कारण के रूप में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को उत्तरदायी बताया है। संविधान न्यूनतम बैठकों की संख्या निर्धारित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल की बैठक अंतिम सत्र के 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम यानी C2S
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने C2S कार्यक्रम के तहत 100 शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, स्टार्टअप और MSMEs के आवेदन आमंत्रित किए हैं। C2S कार्यक्रम का उद्देश्य 85,000 उच्च गुणवत्ता वाले और योग्य इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना है। ये प्रशिक्षण बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन के क्षेत्र में दिया जाएगा। C2S के तहत ऊर्जा और पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, आपदा प्रबंधन आदि सहित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसे IIT, NIT और IIIT सहित देश भर के लगभग 100 शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाएगा। स्टार्टअप्स और MSMEs भी भाग ले सकते हैं। CDEC इसकी नोडल एजेंसी होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 16 जनवरी को अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑक्सफैम ने इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने कई वैश्विक निष्कर्ष दिए हैं, जैसे कि महामारी के पहले 2 वर्षों के दौरान विश्व के 10 सबसे धनी लोगों की संपत्ति दोगुनी हो गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि महामारी ने लैंगिक समानता को 99 वर्ष से फिर से 135 वर्ष कर दिया है। विश्व के सबसे धनी 1% लोग निचले 50% की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा CO2 का उत्सर्जन करते हैं। और इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित जो निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें कहा गया है कि वर्ष 2021 में 84% परिवारों की आय में गिरावट आई है। वहीं इसके विपरीत भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हुई है। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय संपदा में निचली 50% आबादी का हिस्सा मात्र 6% था। वर्ष 2020 में 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों के चरम निर्धनता में पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। बिल्डिंग रेजिलियंस इंडेक्स ये भवन क्षेत्र के लिए एक वेब आधारित विपदा मानचित्रण और लचीलापन मूल्यांकन ढांचा है। BRI अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का एक नवाचार है। ये विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। इसे कई कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि स्थान विशिष्ट खतरे की जानकारी तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए, संभावित जोखिमों को कम करने के लिए लचीलापन उपाय प्रदान करना और क्षेत्र के हितधारकों के बीच एक इमारत के लचीलेपन की जानकारी को सुगम बनाने के लिए पारदर्शिता में सुधार करना। BRI कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और सरकारों सहित निर्माण क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के लिए भवनों के लचीलेपन के आकलन, सुधार एवं प्रकटीकरण को आसान बनाता है। कैपिटल्स कोएलिशन निर्णय लेने की क्षमता में परिवर्तन के लिए मूल्य को फिर से परिभाषित करने वाला एक वैश्विक समूह है। इस गठबंधन की महत्वाकांक्षा ये है कि अधिकांश व्यवसाय, वित्तीय संस्थान और सरकारें वर्ष 2030 तक अपने निर्णय लेने में प्राकृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी एवं मानव पूंजी के मूल्य को भी शामिल करेगी। इससे एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और अधिक टिकाऊ विश्व का निर्माण होगा। बकरी के सिर वाली योगिनी की प्रतिमा ये 10वीं सदी की एक पत्थर से बनी मूर्ति है। इसे उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी में एक मंदिर से चुरा लिया गया था। इसे अब लंदन से वापस लाया जा रहा है। योगिनियां पूजा की तांत्रिक विधा से जुड़ी शक्तिशाली महिला दैवीय शक्ति का एक समूह है। उन्हें अक्सर 64 योगिनियों के एक समूह के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके पास अनंत शक्तियां हैं। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट। हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी जो कि समुद्र में स्थित है, इसके एक भीषण विस्फोट ने प्रशांत महासागर के चारों ओर सुनामी लहरों को जन्म दिया है। टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में द्वीपों का एक समूह है। ये फिजी और समोआ के पास स्थित है। समुद्र के भीतर अनुमानित 1 मिलियन ज्वालामुखी हैं। उनमें से ज्यादातर विवर्तनिक प्लेटों के पास स्थित हैं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। पंडित बिरजू महाराज, इनका मूल नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्र था और लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। पंडित बिरजू महाराज समान रूप से श्रेष्ठ गायक, कवि और चित्रकार थे। उनके व्यक्तिगत गुणों की बात की जाए तो वे अपने कार्य के प्रति समर्पित थे और भावबोधक थे। और आइए अब बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज के प्रमुख योगदान और उपलब्धियों के बारे में। पंडित बिरजू महाराज ने कई दशकों तक प्रमुख गुरु के रूप में दिल्ली के कथक केंद्र की सेवा की। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली को फिल्म उद्योग तक पहुंचाया और इसे वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध किया। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान तथा राजीव गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो कि संगीत और कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। तिरुवल्लुवर, उन्हें वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। वे तिरुक्कुरल की रचना के लिए विख्यात हैं। ये ग्रंथ राजनीति, प्रेम, नैतिकता और अर्थशास्त्र से संबंधित मामलों पर दोहों का एक संग्रह है। इसे तमिल साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। तिरुवल्लुवर अनुशासन, आत्मनियंत्रण, अहिंसा, संयम और भक्ति के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।